हबर कन गए पुतरान कन गए वाजा कमर बलोच और शुमा लाजमन महसूस बीगा भी है। नाजरीन, डॉक्टर कमर बलोच साहब से जो गुफ्तगू है वो दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं जितने भी हैं वो बिल्कुल टीवी के सामने आ जाएं, बड़ी काम की बातें आने वाली हैं आप जो है सुनेंगे। और नाजरीन, आपके लिए भी बहुत काम की बातें आगे आने वाली हैं, वो ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी रिसर्च और लैप्रास्कोपी की डॉक्टर साहब। जी 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 जी। तो मैंने बताया था कि रिसर्च के 35 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और ये हमारे आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। रिसर्च कैसे होती है, दिस नॉट अ सिंपल थिंग, कोई इतनी आम बात नहीं है, ये कोई जोक नहीं है कि हर आदमी इस तरह से करे, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत तलब है। मरीज़ों, पहले तो उतने नंबर ऑफ़ मरीज़ देखे जाते हैं, उनकी डेटा कलेक्ट की जाती है, उसके बाद फिर उसको कंपाइल किया जाता है, उसकी हम रिज़ल्ट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद फिर किसी अच्छे जर्नल में हम उसको भेजते हैं और फिर वो जब समझता है कि ये आर्टिकल इस काबिल है तो ही पब्लिश होता है। ऐसा नहीं कि हम जो चीज़ भेजें हर जर्नल उसको पब्लिश कर ले। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितना अच्छा जर्नल होगा, और मेडिकल स्टूडेंट को या डॉक्टर्स को बताना चाहूँगा कि जिनका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा कारामद होता है। तो मेरे न सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी जर्नल में मगर इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिकेशन हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुझे रिवार्ड मिला है। जो मैंने बताया कि मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी भी हूँ और साथ साथ अपने शोबे का हेड भी हूँ, क्योंकि सर्जिकल यूनिट 1 को होल्ड कर रहा हूँ, और मैं डीन फैकल्टी ऑफ सर्जिकल एंड अलाइड साइंसेस डॉ यूनिवर्सिटी हूँ। तो डीन का मतलब है कि एक सीनियर को ही ये पोस्ट एलोकेट की जाती है जो है। अच्छा, आपने जी दूसरा जिक्र किया है लेप्रास्कोपी का। तो लेप्रास्कोपी की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहूँगा कि लेप्रास्कोपी, जो लोग लेप्रास्कोपी के बारे में जान पहचान नहीं रखते हैं, कोई ज़माना था कि जो जनाना बीमारियों के जो डॉक्टर हैं उनको गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है। तो वो सिर्फ मर्ज़ की तशख़ीस के लिए वो करते थे क्या किया उन्होंने कि कुछ सुराख बनाए और उसको टीवी मॉनिटर पर ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। तो अंदर देखा कि भाई ये चीज़ें, ऑर्गन ठीक हैं, ओवरी ठीक है नहीं है, यूट्रस ठीक है या नहीं है। उसके बाद कुछ सर्जन्स ने कहा कि जब हम ये देख सकते हैं तो हम इस पर ऑपरेशन भी क्यों ना कर लें, हम सिर्फ देखने की बजाय। तो उन्होंने सर्जरी करनी भी शुरू कर दी उसने जो है। तो ये पहली सर्जरी यूएस में हुई थी, सिर्फ सुराख के ज़रिए, उसी सुराख के ज़रिए सुराख बनाए जाते हैं पेट के अंदर। हम अमूमन जनरल सर्जन जो है वो गॉल ब्लैडर जब सर्जरी शुरू करता है तो उसमें 4 सुराख बनाए जाते हैं, 3 से भी काम हो जाता है, आजकल 1 सुराख से भी काम हो रहा है। ये नई टेक्निक है, मगर जब शुरू हुआ था तो ये 4 सुराखों से था। और मसलन एक छोटा सा सुराख 1 सेंटीमीटर का, वो अम्बलाइकस या जिसे नाफ कहते हैं, एक ऊपर जाएगा, एक जो होगा वो समझ लें मैदे की जगह पे होगा, और 2 सुराख साइड में होंगे, राइट साइड पे। जो 2 सुराख हैं वो 1 सेंटीमीटर के हैं और जो 2 छोटे हैं वो 1/2 सेंटीमीटर के हैं। अब आप समझ लेंगे इसमें से छोटे इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, गॉल ब्लैडर पे पहुंचा जाता है और गॉल ब्लैडर को क्लिप पर डिवाइड करके बाहर ले आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर जो है ना वो जो कार्ड पीट दूसरी होती है वो 14-14, 15-15, 16-16 टांके वाली, ठीक है, उससे तो ये बहुत ज़्यादा आसानी है। ये बहुत बेहतर हुई इसलिए कि ये चीज़ यहाँ पाकिस्तान में तो आई है 90s में और यूएस में शुरू हुई है 1988 में। और उस सर्जन से भी मैं मिला हूँ न्यूयॉर्क की एक कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने पहली सर्जरी की थी। मुझे इसका नाम, अगर मैं गलती पे नहीं तो रॉबर्ट गाय इस तरह से नाम था उनका। और जब वो अंदर दाखिल हुआ तो पूरा हाल उठ के खड़ा हो गया और उन्होंने क्लैपिंग की और फिर उसकी पूरी हिस्ट्री भी दिखाई कि उन्होंने कैसे मेहनत की, किस तरह से उन्होंने पहली सर्जरी की। और पहली सर्जरी करने के बाद
उस पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुआ, मगर उसने कंटिन्यू रखा। जब दूसरे लोगों ने शुरू किया तो ये तो फिर वर्ल्ड वाइड फैलता गया। अब पहले हम क्या करते थे कि पित्ते का ऑपरेशन करना है तो चीरा या इंसिशन देते थे पेट में, वो कम से कम कोई 10 से 12 सेंटीमीटर होता था, और फिर टाँके भी लगते थे, फिर टाँके ख़राब भी हो जाते थे, तो पता चला कि मरीज़ महीनों का महीनों भी पड़ा हुआ है। कुछ मरीज़ जल्दी भी जा रहा है तो भी 7-8 दिन से पहले तो हिलजुल नहीं रहा है। इस लेप्रास्कोपिक से जब हम सर्जरी करते हैं तो एक दिन अगर हम सुबह में ऑपरेट करते हैं तो अगली सुबह को वो घर चला जाता है। सुराख चूँकि बहुत छोटे हैं और टाँके भी हम ऐसे लगा देते हैं कि वो खुद ही हल हो जाते हैं, तो मरीज़ को दोबारा आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब, ये मकसद अभी हो तो रहे होंगे ऑपरेशन बहुत सारे, लेकिन इतना ज़्यादा राइज नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी इसी बात पे भी आना चाह रहा था कि हमारा जो मेन पर्पस है, मेन काम है कि लोगों में अवेयरनेस लाना है। कुछ लोगों को बड़ा ही मिसकंसेप्ट है इसका कि ये जो सुराख वाला मेथड है कामयाब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में इसी मेथड को ही अपनाया जा रहा है। जो पुराना मेथड है चीरे वाला, वो सिर्फ तब किया जाता है जब वो लेप्रास्कोपी मेथड से सर्जन महसूस करता है कि अब प्रोसीडिंग नहीं हो रही है या मरीज़ के लिए सेफ्टी नहीं है, तो फिर चीरा दे के ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाता है। तो ये नहीं कि नाकामी का तो कोई तस्वर ही नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन तो मुकम्मल ही होना है हर सूरत में। और अगर उससे सुराख से वाले मेथड से हो जाता है तो मरीज़ तो बहुत कंफर्टेबल होता है, अगले दिन दुआएं दे के चला जाता है। तो हमारी तो फील्ड में मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम प्राइवेट में सर्जरी करते हैं तो पैसे तो मरीज़ अपने देता ही है हॉस्पिटल के, मगर दुआएं जो देके जाता है उसका कोई नैमुल बदल नहीं। अच्छा, ये जो लेप्रास्कोपिक सर्जरी है, ये जो दूसरी सर्जरी है चीरे वाली, ये उससे एक्सपेंसिव है अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल? जी, मैं यही बिल्कुल, आपने बहुत इंटेलिजेंट सवाल किया है आपने। ये देखें जी, एक मरीज़ जिसका हम चीरे से पित्ते का ऑपरेशन करते हैं और मरीज़ का हॉस्पिटल स्टे 4 या 5 दिन का होता है और या 4 या 5 दिन की दवाई लेगा, उसकी जगह पे हम अगर उससे लेप्रास्कोप से करते हैं तो उसके इंस्ट्रूमेंट ज़रूर महंगे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट के चार्जेस हार्डली कोई 5,000 के करीब होते हैं। तो जब हम वो, और अगले दिन मरीज़ चला जाता है, जब हम हिसाब करेंगे तो 5 दिन का स्टे, 5 दिन की दवाएं और मरीज़ों के रहने का, आने जाने का अखराजात देखें तो वो से कहीं ज़्यादा होंगे जो मरीज़ 24 घंटे रह के चला जाएगा। तो इस लिहाज से भी सस्ता है। इंस्ट्रूमेंट ज़रूर महंगे हैं मगर मरीज़ को इसका बेनिफिट ही ज़्यादा। अगर हम आम लोगों की बात करें, ठीक है, अब सरकारी हॉस्पिटल्स में ये इंस्ट्रूमेंट क्या अवेलेबल है? बिल्कुल है। ये मैं चूँकि जहाँ पे मैं सिविल हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं और मरीज़ को 1 रुपया भी जेब से नहीं देना पड़ता। एक दवा भी जो है ना हम लिख के नहीं देते, रादर उसकी मुमानियत है, क्योंकि हर चीज़ हम वहीं से हमें सप्लाई होती है। मरीज़ आता है, बिस्तर भी उसके लिए फ्री है, दवाएं भी फ्री हैं, सर्जन भी फ्री है और स्टे भी फ्री है। तो मरीज़ तो बहुत ही, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा रश होता है कि इस प्रोसीजर के लिए जब मरीज़ आते हैं तो उनको, कुछ मरीज़ों को कुछ दिनों के लिए वेट भी कराते हैं कि भाई पहले जिनकी बुकिंग है उनके हो जाए ऑपरेशन, नेक्स्ट में आप लोगों के भी हम कर देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो अपेंडिक्स का है, तो इसमें क्या मरीज़ को वेट इसमें भी करवाया जाता है? नहीं, अपेंडिक्स असल में बहुत इमरजेंसी सर्जरी होती है। अपेंडिक्स जो है इसमें अगर हम इंतज़ार कराएंगे मरीज़ को तो मरीज़ को नुकसानात ज़्यादा होते हैं। तो हमारी पॉलिसी यही होती है कि जैसे मरीज़ हमारे पास दाखिल हो उसका जल्द से जल्द हम ऑपरेशन कर दें ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाए। नाज़रीन, लेप्रास्कोपी सर्जरी की बात मुझे भी आज ही जो है ना वो काफ़ी सारी बातें डॉक्टर साहब की जो है ना वो तवज्जो से पता चल गई। ये माशाल्लाह बड़ा इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू होगा। तो आप जो है इस तरफ आएँ, जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं उस तरफ आएँ। ये जो मिसकंसेप्शंस हैं
या जो रूमर्स हैं जो फैली होती हैं इन पर ज़्यादा तवज्जो ना दें, डॉक्टर साहब से मशवरा करें, अपने अपने डॉक्टर साहब से, तो वो आपको जो है ना वो इसके बारे में मज़ीद बेहतर जो है वो मुतमिन कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो है चंद बीमारियां जिनको आप जो है ना वो डील करते हैं या जो माशरे में वो बहुत सारे लोग उनके मुतालिक जानना भी चाहेंगे, जैसे पायल्स है, बवासीर है, या जैसे गाल ब्लैडर पित्ता, और जैसे अपेंडिक्स है और किडनीज, ये जो बीमारियां हैं, ये बवासीर है, इसके मुतालिक लोग कहते हैं कि जनाब जब हम किसी हकीम से जाके मिलते हैं तो पहला सवाल होता है, वैसे आम क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं ना वो भी यही कहते हैं कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है। ये सर खूनी और बादी बवासीर ये क्या होता है सर? इसका इसमें क्या है कि हमारा जो पेशा है इसको हम एलोपैथिक सर्जरी कहते हैं, है ना। एलोपैथिक फील्ड जो है ना, वो एलोपैथिक में जो है हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट या इलाज का जो मेथड है, इसमें बादी बवासीर का इस तरह से कंसेप्ट नहीं है जैसे वो हकीम प्रेजेंट करते हैं। खूनी का मतलब है कि जब मरीज़ को खून आ जाए, तो पखाने की जगह से जब खून आने लगे तो पहला डायग्नोज यही होता है कि मरीज़ को शायद हेमराइड है, इसका दूसरा नाम पाइल्स है, या बवासीर है। जो जहाँ से अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसको हम अमूमन बवासीर का नाम भी नहीं देते, क्योंकि पखाने की जगह पे उसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हर मर्ज पखाने की बीमारी को बवासीर कह देना तो बिल्कुल ही गलत होगा। दूसरी बीमारियां जिसमें मसलन हम जिसको फिस्टुला इन कहते हैं, फिशर कहते हैं, स्किन टैक्स होते हैं, अमूमन ये जो स्किन टैक्स बाहर पड़े होते हैं इसको ये कहते हैं हकीम हुक्मा कि ये जो है बादी बवासीर है। तो बादी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। पखाने की जगह पे बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ लोगों से मैंने नवासीर का भी नाम सुना है। बवासीर है भाई, बवासीर नहीं है, नवासीर है। इसका मतलब है बवासीर के अलावा जितनी भी बीमारियां पखाने की वो नवासीर के ज़िम्मे में आ गई, क्लासिफिकेशन में जो है ना वो। अच्छा, पखाने में खून आने को कुछ लोग तो बहुत सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं ये कोई ऐसी बात ही नहीं है, आया है आज नहीं। क्यों कि अमूमन अगर हम बवासीर की बात करें तो कुछ दिन के लिए खून आता है, फिर खून बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर खून आता है, फिर बंद हो जाता है। तो मरीज़ कहता है तो कभी कभार आता है, इसकी तो कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। हमारे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मरतबा चाहे पखाने में खून आए या पेशाब में खून आए तो उसको इन्वेस्टिगेट लाजमी करना चाहिए कि कहीं बुरी बीमारियां जो कि आगे चल के बढ़ सकती हैं, अगर उनको छोड़ा जाए तो उसको फ़ौरन डायग्नोज किया जाए, उसको देखा जाए। तो जब भी पखाने में खून आए किसी भी मरीज़ को, उसका मुआयना होना बहुत ज़रूरी है, और मुआयना अमूमन सर्जन के पास जाना चाहिए। वजह ये है कि उसमें जो सर्जन के पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पैक्टोस्कोप कहते हैं, वो पखाने की जगह पे डाल के देख लेता है कि बवासीर हैं या नहीं। उस इंस्ट्रूमेंट से पहले जो है ना अपने हाथ से एक मुआयना करता है, जिससे पता चलता है कि खुदा ना खास्ता कोई कैंसर तो नहीं है। क्योंकि कैंसर पखाने की जगह का जब होता है तो वो भी उसमें भी ब्लीडिंग होती है, और मरीज़ समझते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बवासीर है, वो तो हमारा हकीम भी इलाज कर लेगा। जब हकीम 3 महीने के बाद आपको कह देगा कि अब इलाज हमारे पास नहीं है, तो आ जाएगा सर्जन के पास। तो सर्जन कहेगा बीमारी तो आपकी इस हद तक बढ़ी हुई है, पहले आते तो बहुत अच्छा इलाज हो जाता, अब तो सिर्फ टेम्परेरी इलाज आपके लिए है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतना वक्फा इन चीज़ों में नहीं देना चाहिए। वक्फा इन चीज़ों में नहीं देना चाहिए। अगर आपको महसूस हो कि आपको बवासीर है तो फ़ौरन किसी सर्जन के पास जाएं, ताकि जो है वो आपका बेहतर इलाज हो सके। जो है ना हमें ये बता दीजिएगा कि गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, किडनी, ये जो 3 बीमारियां हैं, चूँकि हम प्रोग्राम के अपने आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ रहे हैं
तो आप ज़रा जल्दी से बता दीजिए, अपेंडिक्स के बारे में बता दीजिए कि लोग बड़ी सुस्ती करते हैं। बिल्कुल सही है। अपेंडिक्स का जब दर्द उठे और उसके लिए भी सर्जन के पास जाना ज़रूरी है। और ये जनरल प्रैक्टिशनर जो हमारे मुआशरे की बैकबोन है, जो कि हर पड़ोस में फैमिली फिजिशियन है, जनरल प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं, उन पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने मरीज़ को सर्जन के पास भेजें जब भी उनको शक हो कि भाई ये अपेंडिक्स का दर्द है। और जब वो सर्जन के पास जाएगा तो सर्जन की एडवाइस यही होती है कि आपका ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अगर 48 घंटे में वो सर्जन के पास नहीं पहुंचेगा तो उसका ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा अपेंडिक्स का, और उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल टाइम है। हर फैमिली मेंबर को ये पता होना चाहिए जब अगर अपेंडिक्स का दर्द है तो उसके लिए सर्जन के पास जाना ज़रूरी है। सर माजरत के साथ हमारे पास टाइम बहुत कम है, आप ज़रा किडनी, ये जो स्टोन होती है किडनी के अंदर, इसमें भी लोग जो है ना वो बहुत गफलत का जो है ना वो शिकार होते हैं। बात गोलियां खाकर, पेन किलर, या जो है ना इंजेक्शन लगवा देते हैं पेन किलिंग की, ये ज़रा बता दीजिए। जी, मैं किडनी से पहले एक बात का ज़रूर जिक्र करूंगा, क्योंकि लेप्रास्कोपी की बात हो चुकी है तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन अब हम लेप्रास्कोपी से भी करते हैं। उसमें से बहुत छोटे से कट लगाते हैं और अपेंडिक्स निकाल के ले आते हैं। बाद में मरीज़ को भी पता नहीं चलता कि सुराख बने कहाँ थे। अब हम गुर्दे की बीमारियों की तरफ जब आते हैं तो कॉमन बीमारी गुर्दे में है पथरी की, जो है ना, पथरी गुर्दे में न सिर्फ गुर्दे में होती है मगर गुर्दे के बाद मसाने में ज़्यादा होती है। और गुर्दे और मसाने के दरमियान एक नाली या ट्यूब होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। तो ये 3 हिस्से हैं। जब मसाने से पथरी निकलती है तो वो निकल के पेशाब के रास्ते से बाहर आती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो कभी कभी वहाँ फंस जाती है तो मरीज़ का पेशाब बंद हो जाता है। जब गुर्दे या मसाने में पथरी होगी तो बहुत सख्त किस्म का दर्द होगा, पेशाब की तकलीफ़ें लाइक जलन, पेशाब में खून, पेशाब का बार बार आना, ये अलामतें मरीज़ को हो सकती हैं। तो जब भी ये अलामतें हों तो उनके वो एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर भी स्पेशली सर्जन या यूरोलॉजिस्ट जो उनको मिल जाए उनके पास जाना चाहिए, और उसकी टेस्ट, लेबॉरेटरी टेस्ट, स्पेशली यूरिन का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। एक चीज़ ख़ास तौर पे मैं अपने जनरल प्रैक्टिशनर या फैमिली फिजिशियन को कहूँगा कि जिस मरीज़ को भी समझते हैं कि उनको गुर्दे का दर्द उठा है तो फ़ौरन कोई ना कोई एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा अगर एंटीबायोटिक शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले पेशाब का टेस्ट, जिसको यूरिन कल्चर कहते हैं, वो लाजमी भेज दें, क्योंकि एंटीबायोटिक शुरू कर दिया तो जो जरासीम है वो छुप जाएंगे, बाद में मिलेंगी नहीं। ये मैं मैसेज पूरे पाकिस्तान और स्पेशली बलूचिस्तान के लोग या सिंध के लोग जो बहुत पेरीफेरी में बैठते हैं उनको मैं ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि पहले यूरिन का कल्चर भेजें, उसके बाद एंटीबायोटिक। पेन किलर तो लाजमी देने हैं क्योंकि पेशेंट का ये बेसिक राइट है कि पेशेंट मस्ट बी पेन फ्री, पेशेंट को दर्द नहीं होना चाहिए, ये पेशेंट कंफर्टेबल रहना चाहिए। उसके लिए पेन किलर दें, फिर बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा के स्पेशलिस्ट के पास भेजना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पथरी नहीं होती है, उसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बच्चों की अलग होती हैं, बड़ों की अलग होती हैं, और इसमें कैंसर भी शामिल है, गुर्दे का कैंसर भी हो सकता है, मसाने का कैंसर है। इसी सिलसिले में एक प्रोस्टेट की बीमारी होती है जो कि ओल्ड एज में होती है, जिसमें से मरीज़ का पेशाब बंद हो जाता है। तो बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ़ होती है और उसमें पेशाब रुक जाता है, सिलो आता है या बंद हो, पेशाब रुक जाता है, सिलो आता है या बंद हो जाता है। हमारा प्रोग्राम भी रुकने जा रहा है, तो इतनी जल्दी वक्त ख़त्म हो गया डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, एक नशिस्त की प्यास अभी बाकी है। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? मुझे जो है ना वो खुद बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम करते हुए। डॉक्टर कमर बलोच साहब जो है ना मशहूर सर्जन, आप जो है ना आपने इनकी बातें सुनी, आप इनके रिसर्च वर्क के मुतल्लिक सुना, आपने इनकी काविशों के मुतल्लिक सुना कि किस तरह इन्होंने नौजवान जो है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो और जो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं
वो देख लें कि कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी तकालीफ सा, ख़ुसूसन मिडिल क्लास या जो है ना वो गरीब लोगों को, उनके सामने तो बहुत सारे मसाइल हैं। रुकिएगा नहीं, जिन्हें थकना भी नहीं है, बस बढ़ते रहना है। सुनो कि रुकावट नहीं है, हज़ों के सफ़र में थकावट नहीं है। सुना है कि चाहत में छुट्टी नहीं है, मोहब्बत में हरकत में छुट्टी नहीं है। गुलचारों का मैं प्रोग्राम में वाद बूता ख़त्म। मेहमानदार मुसव्वर अली बलोचा इजाज़त भी दिए। थैंक यू सर जी, सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत शुक्रिया। अल्लाह है म्यार है।